हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोरीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के टॉपिक को देखेंगे। क्या है टॉपिक? लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम निकालनी हमें, एंगुलर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मींस बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसके लिए लीनियर मोमेंटम हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर दो का मल्टीप्लिकेशन है, दो क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। एक है मास, दूसरी है वेलोसिटी। वेलोसिटी इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी से। यहां पर मैंने एरो कर दिया, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? यहां पर वेक्टर, यहां भी वेक्टर, तो यहां पर लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की निकालनी हो मोमेंटम, तो सबसे पहले आप सिंगल पार्टिकल के लिए निकालेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फॉर सिंगल पार्टिकल्स। तो सिंगल पार्टिकल्स के लिए पहले कैलकुलेशन कुछ करेंगे, उसके बाद हम उसको जनरलाइज करेंगे फॉर एन पार्टिकल्स। क्लियर? तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो आप सिंगल पार्टिकल के लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर सिंगल पार्टिकल, फॉर सिंगल, सिंगल मींस एक, सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के लिए आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर यहां पर ये चीजें जो है लीनियर मोमेंटम के लिए, अगर यहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, बहुत सारे पार्टिकल हो, तो वहां पर जो फोर्स होगी, फोर्स तो आप हर एक पार्टिकल की जो अप्लाइड फोर्स है उसके सम के इक्वल कर सकते हैं। आप यहां पर एक पार्टिकल की जैसे नेट फोर्स आपने लिखा, दूसरे पार्टिकल के लिए भी नेट फोर्स लिखकर इसमें ऐड कर सकते हैं, तीसरे पार्टिकल के लिए भी ऐड कर सकते हैं। लाइकवाइज इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी डिफरेंट फोर्स को आप लिख सकते हैं, हर एक पार्टिकल के लिए फोर्स को लिखकर ऐड कर सकते हैं। यहां पर भी राइट साइड में भी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर डिफरेंट पार्टिकल को लिखकर ऐड कर सकते हैं। यहां पर एक और खास बात, यहां पर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज क्लियर? क्योंकि जब ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, क्योंकि टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हमें क्या देखनी है? लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आपको पीछे की क्लास से पता है कि जो सेंटर ऑफ मास थी उसको मैंने लिखा था, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर को मैंने लिखा था आर वेक्टर से। इसको अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिली थी क्या? मास मल्टीप्लाइड बाय MIRI, ये भी वेक्टर थी। मींस डिफरेंट पार्टिकल की पोजीशन को अगर आप मास से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दे आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से, पोजीशन वेक्टर से, यू विल गेट द सेम वैल्यू। सेम सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस भी यही था कि यू कैन रिप्लेस द सेंटर ऑफ मास, मतलब जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास के पास खास बात ये होगी कि उसकी मास टोटल मास के इक्वल होगी। क्लियर? तो ये आपको सिग्निफिकेंस पता है, पीछे वाले आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट से जो पिछली क्लास में बताया गया था। इस तरह का ये जो बेसिक है जिससे आप सेंटर ऑफ मास को आप कैलकुलेट कर सकते हैं आर वेक्टर से। क्लियर? अगर इसको डिफरेंशिएट आप जब किए थे पिछली क्लास में तो आपको मिला था mv इक्वल टू MIVI। ये जो था, ये जो है, ये क्या है? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 लाइकवाइज, ये सारे वेक्टर है। क्लियर? अगर सारे मोमेंटम को आप ऐड कर देंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ यू आर एडिंग डिफरेंट पार्टिकल्स मोमेंटम यू विल फाइंड द टोटल मोमेंटम कर सकते हैं। मींस वो मोमेंटम जो है वो सेंटर ऑफ मास पर प्रेजेंट है। क्लियर? अब यहां पर आपको रिलेट करनी है, क्या रिलेट करनी है? इससे रिलेट करनी है। अगर आप इसको फिर से, इसको आप लिख सकते हैं मोमेंटम, इसको आप फिर से आप डिफरेंशिएट अगर करना चाहे, सपोज मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इसको मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं इतनी जो आपने देखा था पिछली क्लास में। अब अगर आपको मोमेंटम देखनी है तो मोमेंटम के लिए क्या करनी है आपको? अगर यहां पर P मैं कोई एक मोमेंटम ले रहा हूं पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस P, तो इसको निकालने के सबसे अच्छा मेथड है कि हर एक पार्टिकल, उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल की आप मोमेंटम निकाल ले, जस्ट ऐड। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोमेंटम होगी दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर को वेक्टर के साथ आप ऐड कर सकते हैं। उसमें डायरेक्शन भी है, बाद में उसको कंपोनेंट लेकर जैसे करना हो वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो इट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल, ये इक्वल हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3, ये सारे एरो है, एरो मीन्स डायरेक्शन, ये एंटर जाएंगे। एंड मीन्स 5 6 7 1000 10000 जितने भी पार्टिकल्स है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, जितने भी पार्टिकल्स है वहां तक के सारे मोमेंटम को आपने वेक्टरली ऐड कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी आप इसको फिर लिख सकते हैं, ये जो है मोमेंटम मास, एक सिंगल पार्टिकल की जो मास थी और उसकी जो वेलोसिटी है, लाइकवाइज m2v2 लाइकवाइज m3v3 प्रोसीड लाइकवाइज। क्लियर? तो इसको अगर इंडिविजुअल आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे वेक्टरली, देन यू विल फाइंड द टोटल मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल। क्लियर?
अब आपको अगर आप ये पीछे के क्लास में जो बताया गया था और जो पीछे में बताया गया था वो मैंने यहाँ लिखा है, इन दोनों इक्वेशन को मैंने आपको बताया था कि इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख सकते हैं इतने जो कॉन्सेप्ट है आपको पिछले के वीडियो में मिल जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो मास और वेलोसिटी की जो वेक्टरली सम है जो मैंने ऐड कर दिया वो इक्वल है मास, टोटल मास की मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है। इट मींस दैट यू कैन रिप्लेस दिस p, यहाँ पर इतनी सारी वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय इट मींस दैट इससे एक कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपको टोटल मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स निकालनी हो, इफ यू वांट टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग n पार्टिकल्स, देन just by it can be found out by multiplying the total mass with the center of mass velocity. सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे टोटल मास से, देन यू विल फाइंड द टोटल मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल। क्लियर? ये वाली जो आपको मिले p मींस टोटल मोमेंटम अगर निकालनी हो तो जस्ट मल्टीप्लाई टोटल मास बाय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। आपको यहां से ये भी क्लियर हो रही है कि सेंटर ऑफ मास कितनी सिग्निफिकेंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई अगर मास से कर दे तो आपको टोटल मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल मिल जाएगी। अगर आप मास को, टोटल मास को सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको टोटल मास और इंडिविजुअल पोजीशन की जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी सब मिल जाएगी। लाइकवाइज आपने पीछे भी देखा था, अगर आप टोटल मास को सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दे देन यू विल फाइंड टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द डिफरेंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, सेंटर ऑफ मास पर नहीं पता हमें, लेकिन आप पार्टिकल्स पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो निकाल ले, तो उससे आपको वो निकालने के लिए आप सिंपली सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है और टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल फाइंड द सेम वैल्यू इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द n पार्टिकल्स। आपने पीछे की क्लास में भी देखा था ये वाली कॉन्सेप्ट कि dp बाई dt क्या होगा। dp बाई dt अगर इसको मैंने प्रोसीड किया आगे, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाली तो यहां से मिल गई क्लियर। इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, टेकिंग मास एज ए कांस्टेंट, मास सेम है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो मास को मैंने बाहर किया और dv बाई dt मीन सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ। उसके बाद मुझे क्या मिली, आपको ये भी क्लियर है कि जो ये वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिलेगी। वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे वन टाइम देन यू विल फाइंड एक्सेलरेशन, और जिसकी वेलोसिटी थी उसकी एक्सेलरेशन मिल जाएगी। वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, यू आर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की ही दोनों वैल्यू है, एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास की, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी आपने सेंटर ऑफ मास की यहां पर अप्लाई की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दो वैल्यू जो है ये सेंटर ऑफ मास की थी, ये भी सेंटर ऑफ मास की थी, यहां भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यहां भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जबकि यहां पर p जो है वो जितनी पार्टिकल्स है उसकी इंडिविजुअल मोमेंटम उसकी थी, यहां पर टोटल मोमेंटम हर एक पार्टिकल्स की। ये सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम नहीं है बल्कि टोटल मोमेंटम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स है। तो इस तरह से आपको ma मिल गई। एंड यू नो दैट dp बाई dt इक्वल टू F एक्सटर्नल, dp बाई dt इक्वल टू F एक्सटर्नल, ये आपने पीछे वाले क्लास में देखा था, क्योंकि ये इक्वल टू आपने क्या देखा था, ma जो पीछे की क्लास को आप रिवाइज करें वहां पर F एक्सटर्नल निकाली गई थी कि एक्सटर्नल फोर्स जो भी आप डिफरेंट पार्टिकल्स पर अप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो यहां पर भी वही मैंने फंडा रख दिया है, इस फंडा को रखते ही ये क्लियर हो गया कि यहां पर जो वैल्यू आएगी F एक्सटर्नल ये आ जाएगी, क्योंकि ये वाली चीजें तो पीछे की क्लास को आप रिवाइज कर ले। इट मींस जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इट मींस दैट ये वाली इसके इक्वल हो गई। तो आप लिख सकते हैं यहां पर सबसे अच्छा तो यहां होगा, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिख सकते हैं, नहीं जो अभी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो मैं लिख रहा हूं, dp बाई dt इक्वल टू F एक्सटर्नल। ये वाली अमेजिंग इक्वेशन आ गई, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, मींस डिफरेंट पार्टिकल्स पर जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही इंटरनली फोर्स, दैट इज ऑब्सोलीट, जो काम की नहीं है, बेकार है, उसको उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई ऑल विल बी कैंसल्ड आउट। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर F एक्सटर्नल, मींस एक्सटर्नल जो पार्टिकल्स पर, डिफरेंट पार्टिकल्स पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है वो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्टली जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उसकी जो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है उससे ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वाली कैलकुलेशन से आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर कोई एक सिस्टम ऐसी हो, कोई एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स है लेकिन सिस्टम एक ऐसी है जिसमें एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स 0 है, बाहर से कुछ भी अप्लाई ना किया गया हो, इट मींस दैट F एक्सटर्नल इज 0। तो आप लिख सकते हैं इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 देन dp बाई dt इक्वल टू 0। जब dp बाई dt 0 है इट मींस दैट p इक्वल टू कांस्टेंट, मींस मोमेंटम जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जिसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है वहां पर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, इट मींस दैट मोमेंटम कंजर्व रहेगी। ये हुए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल।
ठीक है, आपको पीछे क्लास में भी मोमेंटम कंजर्व के लिए बताया गया था। वहां पर जो मोमेंटम कंजर्व थी वहां कोलिजन के टाइम में थी, जब कोई बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर रही थी। एट दैट इंटरवल ऑफ टाइम आप क्या किया था, इंपल्स निकाला था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, उसकी वैल्यू थी मास इनटू वेलोसिटी। और फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नेचर की अवेलेबल होती है टू डिफरेंट बॉडी में, तो वहां पर फोर्स, टोटल फोर्स जीरो थी। मींस अगर पूरे के पूरे सिस्टम में दो पार्टिकल मान ले, टू डिफरेंट पार्टिकल को ही सिस्टम मान ले, तो वहां पर आपने देखा था कि जो नेट फोर्स थी वहां पर जीरो थी, और जो इंपल्स होगी वो भी उस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड होगी। दैट्स व्हाई वहां पर मोमेंटम भी क्या थी, मोमेंटम कांस्टेंट थी। तो मोमेंटम आपने देखा था कांस्टेंट थी, मींस कंजर्व। इनिशियल जितनी मोमेंटम थी कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद भी उतनी मोमेंटम थी। यहां पर भी अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जीरो है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि वहां पर यू कैन से दैट हियर द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कांस्टेंट मींस कंजर्व्ड, चेंज नहीं हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ मोमेंटम कब अप्लीकेबल है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज जीरो, तो उस कंडीशन, उस टाइम में ये वाली चीजें अप्लीकेबल है। इतने आपको क्लियर हो गई। अब इसका छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा। अगर कोई एग्जांपल के लिए जो बुक में लिखी है वो एग्जांपल को आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा कि अगर कोई मास, सपोज कोई मास यहाँ पर आई, वो यहाँ इस लाइन पर मूव कर रही है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। सपोज यहाँ पर आते ही ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक इधर जाने लगी, एक इधर। दोनों की मास अलग अलग है, तो कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। दोनों की आप देख सकते हैं वेलोसिटी भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, बट यू विल फाइंड दैट टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी अप्लाइड नहीं है, ये अपने आप ही ब्रेक कर गया दो पार्ट में, इसमें एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया। तो यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ तक आई, सपोज यहाँ तक आई, यहीं पर हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। ये इसकी जो मूवमेंट थी, जिस लाइन पर ये मूव कर रही थी, सेंटर ऑफ मास अगर इन दोनों की निकालेंगे, देन यू विल फाइंड दैट अभी भी इसकी सेंटर ऑफ मास की जो मूवमेंट है वो अभी भी सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट इसी लाइन के अलोंग मिलेगी। क्यों? मोमेंटम कंजर्व्ड है, मास इनटू वेलोसिटी इज कंजर्व्ड। आप इसको एक्स डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, वाई डायरेक्शन में क्या होगी, जीरो, क्योंकि पहले भी जीरो थी तो अब भी जीरो होगी। और यहाँ पर आपको लग रही है कि यहाँ पर कोई आ गई तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा, यहाँ कम है, लेकिन मास भी तो अलग अलग है। इसकी मास ज्यादा होगी तभी ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और यहाँ पर मास कम है। छोटा सा एग्जांपल और भी आप ले सकते हैं, एग्जांपल का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करें या फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर टाइप करें चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस, आप फेसबुक पेज मिलेंगे, वहाँ पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मीन्स मेरे फेसबुक चैनल पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, और बाद बाकी अपने दोस्तों को जरूर बोले इस चैनल को प्रमोट करें, और जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हैं, उनको बोले कि यहाँ पर जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये था आज का टोटल, और कल फिर देखते हैं आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और क्या, है ना। थैंक यू एवरीवन।